नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हानी हुसैन जैदी और अपने इस चैनल पर हम डिफेंस और पॉलिटिकल अफेयर्स पर अपना तज्जिया पेश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। नाजरीन, पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से 4 मार्च 2021 से इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर फ्रेट ट्रेन सर्विस बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। अगर इस प्रोजेक्ट की मुख्तसर सी तारीख पर नजर डालें तो सबसे पहले 2009 में इस प्रोजेक्ट को ट्रायल बेसिस पर शुरू किया गया था, लेकिन कुछ ही वक्त में चंद वजूहात के तहत इसे बंद कर दिया गया। सन 80 की दिहाई में कायम होने वाली तंजीम RCD यानी रीजनल कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट, जिसे बाद में ECO यानी इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया, उसके तहत इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था और इसका मकसद पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजबूत करना और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को यूरोपीय मंडियों तक रसाई हासिल करना था। अगरचे इस वक्त भी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स तुर्की और यूरोप की मार्केट्स में जाती तो हैं, लेकिन इसके लिए कराची से नहर सवीज के रास्ते तुर्की तक का 21 दिन का तवील सफ़र तय करना पड़ता है। इसके बरक्स ITI रेल मंसूबे के तहत पाकिस्तान से तुर्की फ्रेट ट्रेन अपना कुल सफ़र सिर्फ और सिर्फ 12 दिन में मुकम्मल कर लेगी। इससे कॉस्ट और टाइम में कमी होगी और इससे पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की मांग में इजाफा होगा। नाज़रीन, ITI मंसूबे के बहाल होने से पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान तजारती हुजम में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस वक्त कुल तजारत तकरीबन $360 मिलियन के लगभग है और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कुल तजारत $792 मिलियन के लगभग है, जो कि जिसकी आलमी मार्केट के लिहाज से कोई हैसियत नहीं, और उस लिहाज से कि पाकिस्तान और तुर्की और ईरान में अपने तजारती ताल्लुकात को मजबूत करने का किस कदर पोटेंशियल मौजूद है। इस मंसूबे के चलने से पाकिस्तान ईरान से मिनरल्स और फ्यूल ऑयल और इसके अलावा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकता है और इसके अलावा तुर्की से हाई एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट किया जा सकता है, वो भी एक सस्ते, एक महफूज और एक तेज़ ज़रिए से। इसके अलावा पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों में अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, अपने फूड प्रोडक्ट्स, अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इसके अलावा अपने स्पोर्ट्स गुड्स को बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट भी कर सकता है, एक महफूज और एक तेज़ तरीन ज़रिए के ज़रिए। इस ट्रेन प्रोजेक्ट के चलने से पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड में इजाफे की उम्मीद जाहिर की जा रही है। जहाँ मैं आपको ये बात बताऊं कि तुर्की अपने माशी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तकबिल में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे का भी हिस्सा बन सकता है। तुर्की इस प्रोजेक्ट के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट्स को चीन को एक्सपोर्ट कर सकता है और इसके अलावा एक महफूज और एक तेज़ ज़रिए से नहर सवीज को सरपास करके गवादर के ज़रिए साउथ ईस्ट एशिया में भी अपने तजारती ताल्लुकात को मजबूत से मजबूत कर सकता है। नाज़रीन, मुआशी मफादात के अलावा इस मंसूबे के अस्करी मफादात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुस्तकबिल में बहरे अरब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ या मेडिटरेनियन सी यानी बहरे रूम में किसी भी किस्म के स्टैंड ऑफ की सूरत में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के पास अपनी तजारत को बहाल रखने के लिए एक अल्टरनेटिव रूट मौजूद होगा, यानी बिल्कुल वही पॉलिसी जो स्ट्रेट ऑफ मलाका के हवाले से चीन ने गवादर में अपनाई है। ईरान और चीन के दरमियान पोटेंशियल $400 अरब की डील के तहत चीन तक ऑयल सप्लाई के लिए इससे बेहतरीन रूट कोई नहीं हो सकता। यकीनन ईरान चीन तक पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम और ऑयल प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट के लिए इसी रूट को इस्तेमाल करेगा और चीन भी रिटर्न में बिजनेस इसी रूट से करेगा, जिससे पाकिस्तान की मईशत को एक सहारा मिलेगा। ना सिर्फ सहारा मिलेगा बल्कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस एक मरतबा फिर दुनिया के सामने आया हो जाएगी। दोस्तों, कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ईरान पर शदीद अमरीकी पाबंदियों के बायस ये प्रोजेक्ट मुश्किलात का शिकार हो सकता है, और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये इकनॉमिकली फीजिबल नहीं है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि अगरचे ये चीन के मफादात में तो है अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए, लेकिन चीन ने अभी तक इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए किसी किस्म की ख़ास दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बार जो प्रोजेक्ट चल चुका है वो उसमें कंप्लीशन के क्या मसाइल दरपेश हैं, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस रेलवे प्रोजेक्ट में कोयटा से तफ्तान बॉर्डर तक रेलवे लाइन में इंतहाई पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद है, जिसको बिल्कुल चेंज किया जाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। चंद साल कबल जब इस प्रोजेक्ट को बंद किया गया था तो उसकी एक बुनियादी वजह यह भी थी कि कोयटा के दरमियान फ्रेट ट्रेन की रफ्तार
बमुश्किल 10 किलोमीटर फी घंटा भी नहीं है, क्योंकि रेतीला इलाका होने के बायस इसका पूरा ट्रैक रेत में फंस जाता है और फिर चंद लोग ट्रेन के साथ साथ ही इस रेत को साफ करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। अगरचे कुछ अर्सा कबल साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने इसकी अपग्रेडेशन का इंदिया तो दिया था और ये कहा था कि इसका जो 112 अरब रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा और इसकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ को मुकम्मल कर लिया गया है कोयटा तफ्तान रेलवे की, लेकिन अभी तक इसकी कंप्लीशन टाइम को जाहिर नहीं किया गया है। कोयटा तफ्तान रेलवे को ML4 भी कहा जाता है और ये तकरीबन 523 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, जिसमें 23 स्टेशंस आते हैं। इसके बाद ये रेलवे लाइन ईरान के शहर ज़ाहिदान तक एक्सटेंड होती है, जहाँ पर ब्रेक ऑफ गेज देखने में आता है। रेलवे गेज के बारे में जो लोग आप में से नहीं जानते हैं तो मैं उनके लिए बताता चलूँ कि पाकिस्तान रेलवेज बिल्कुल भारत की तरह बरतानवी दौर के 1676 मिलीमीटर के ब्रॉड गेज का इस्तेमाल करती है। इसके बरक्स तुर्की और ईरान की रेलवेज यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के 1435 मिलीमीटर के रेलवे गेज, जिसे स्टैंडर्ड गेज भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करती हैं। कोयटा से ताफ्तान और फिर आगे ईरान के सरहदी शहर ज़ाहिदान तक 1676 मिलीमीटर का पाकिस्तान रेलवेज का ब्रॉड गेज इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे आगे ज़ाहिदान से तुर्की के शहर इस्तांबुल तक स्टैंडर्ड गेज इस्तेमाल होता है। लिहाजा पाकिस्तान रेलवेज की फ्रेट ट्रेनों के लिए ज़ाहिदान से आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, तो ऐसी सूरत में ज़ाहिदान रेलवे स्टेशन पर एक फैसिलिटी कायम की गई है, जिसके तहत पाकिस्तान रेलवे की फ्रेट ट्रेनों पर मौजूद कंटेनर्स उठाकर कंटेनर्स को शिफ्ट किया जाता है ईरान रेलवेज की ट्रेन्स पर, और फिर ये ट्रेन यहाँ से बरास्ता तेहरान अपनी मंजिल इस्तांबुल की जानिब रवां दवा होती है। अगरचे साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब शेख रशीद अहमद ने इस बात का तयन तो नहीं किया था कि इस कोयटा तफ्तान रेलवे की अपग्रेडेशन में कौन से रेलवे गेज का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अगर तो ये स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल किया जाएगा तो यकीनन इससे बेहद फ़ायदा होगा, क्योंकि कोयटा से बरास्ता तेहरान इस्तांबुल तक ट्रेन चल सकेगी और इसके अलावा कंटेनर शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे, और इसके अलावा स्टैंडर्ड गेज पर ज़्यादा स्पीड होने की वजह से ट्रैवल टाइम में और कमी देखने में आएगी। जो इस वक्त 12 से 13 दिन का ट्रैवल टाइम है, उसमें कमी आकर 8 से 9 दिन का ट्रैवल टाइम हो सकता है। आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ईरान, पाक और तुर्की के अलावा ECO के दूसरे रुकन ममालिक जिसमें आज़रबाईजान सरफ़हरिस्त है, इसने भी इस प्रोजेक्ट में शमूलियत में दिलचस्पी का इजहार किया है। आज़रबाईजान के पाकिस्तान में सफ़ीर अली अलीज़ादा ने चंद माह कबल अपने एक ट्वीट के ज़रिए इस प्रोजेक्ट में शमूलियत में दिलचस्पी का इजहार किया था। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और इस अजीम प्रोजेक्ट, इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।